चलो क्या बोले थे कि वैसा जीव जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल और है ना, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो इसके अंदर क्या नहीं, खून भी नहीं पाए जाते। ठीक है, ये कैसे जीव है, परजीवी है। अंतः परजीवी देख लो, गोल कृमि, कैसा कृमि, गोल कृमि। अंतः परजीवी वह परजीवी होता है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के अंदर से अपना पोषण करते हैं, है ना, अंदर से अपना पोषण करता है, जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, है ना, हुक वर्म, एंटी अमीबा, कौन, एंटी अमीबा और हिस्टोलिटिका, ये सब कैसे परजीवी हैं, ये देखो गोल कृमि है जो पेट में रहता है। ठीक है, कौन कृमि है, गोल कृमि, बड़ा बड़ा कृमि रहता है पेट में जो जाते हो, वो अपना भोजन अंदर से करता है, तो इसे क्या कहते हैं, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जान गए, ये लोग क्या है, परजीवी है। अब मृतजीवी आता है, क्या आता है, मृतजीवी। मृतजीवी ना, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले हुए कार्बनिक पदार्थों से, यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। वैसा जीव जो मरे हुए शरीर से या सड़े गले पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों से भोजन तैयार करते हैं, लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आप लोगों के सामने आ रहा है कवक, क्या आ रहा है, कवक, ये है कवक। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के समय, जाड़ा के समय अब आएगा, वो गोबर में जो लगा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता, क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता, है ना। ऐसे ही पेड़ में भी लगा रहता है, ध्यान देना, पेड़ों में भी चिपका रहता है ऐसे छाता बन करके, ये क्या है, इसी को कवक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। और ये हरा हरा जो लेला लगा हुआ है ना, लेला जो लगा हुआ है, इसको फफूंदी कहते हैं, क्या कहते हैं, फफूंदी। ठीक है, सब चीज़ होता है, सब जानते हो, फिर समझना, इसे क्या कहते हैं, फफूंदी। ये जो है इसमें कीड़ा होता है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं सड़े गले पदार्थों से, ये भी अपना भोजन तैयार कर रहा है, किसके द्वारा, सड़े गले पदार्थों से। तो ये मृतजीवी हुआ, कौन हुआ, मृतजीवी। अब आता है प्राणी संपोषी में, है ना, ऐसे जीव संपूर्ण भोज पदार्थ को अंतःकरण यानी अंतःक्रिया द्वारा, अंतःग्रहण के द्वारा करता है, वो कौन प्राणी, प्राणी संपोषण होता है, कौन होता है, प्राणी संपोषण। ऐसा जीव, वैसा जीव जो संपूर्ण अपना भोज पदार्थ को अंतःग्रहण के माध्यम से करता है, उसका पाचन शरीर के अंदर से ही होता है, मतलब अपने ही शरीर से होता है, तो क्या कहते हैं, अंतःग्रहण, न किसी पर निर्भर नहीं, वो अपने ही शरीर पर रहता है, तो उसे क्या कहते हैं। जैसे अपने ही शरीर पर दो ही निर्भर है, एक ठो अमीबा, एक ठो मानव, है ना। मानव जब तक जिंदा है तो अपने से भोजन तैयार कर रहा है, अब मानव के द्वारा ही। अमीबा, ये क्या है, आप लोगों के सामने अमीबा है, कौन है, अमीबा। अब अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, ध्यान से जान। हम लोग जानते हैं कि अमीबा का जो है निश्चित आकार नहीं है, अमीबा को जो है निश्चित आकार नहीं है। देखो यहाँ पर आकार अलग है, यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर भी अलग है ना, तो कह सकते हैं कि अमीबा का निश्चित आकार नहीं है, और बीच में क्या है, केंद्रक है। ठीक है, तो पहला लिखना, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, कुटपात के द्वारा। अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, अमीबा। पहली बार क्या होता है कि अमीबा अपना जो संरचना होता है वो रहता है, उसके आगे कोई पदार्थ, भोज पदार्थ जब देता है, कोई भोजन पदार्थ देता है, खाने का पदार्थ आगे में देते हैं, तो वह अपनी जो है उंगली जैसी संरचना निकालता है। कैसे निकालता है, उंगली जैसा संरचना निकालता है, जिसको क्या कहते हैं, कुटपात कहते हैं। कुटपात के द्वारा भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करके उसको रिक्तिका में क्या करता है, प्रवेश कर देता है। खाद्य कण को रिक्तिका में प्रवेश करके तब पूरे शरीर में क्या करता है, भेज देता है। ठीक है, अमीबा का क्रिया क्या हुआ कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है ना। अमीबा अपना भोजन जो है पहले क्या करता है कि उसके सामने अगर कोई भोज पदार्थ होता है तो वो क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करने के लिए दो उंगली जैसी संरचना निकालता है, जिसे क्या कहते हैं, कुटपात के द्वारा अपना भोजन क्या करता है, पकड़ता है। फिर लास्ट में वो अपना खाद्य कण, है ना, राजधानी में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, राजधानी में भेज देता है, राजधानी नहीं, राजधानी में भेज देता है, और पूरे शरीर में उसका पाचन होता है। ये अमीबा का पाचन का क्रिया है, अमीबा में पाचन। तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि जैव प्रकरण, है ना,
जैव प्रकरण किसे कहते हैं? वैसा प्रकरण जो सभी जीवों में सम्मिलित होता है और अनुरक्षण का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रकरण। जैव प्रकरण जो है दो भागों में बटा है, सजीव और निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसमें जान हो। और निर्जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसमें जान नहीं हो, निर्जीव कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा पोषण, क्या पढ़ा? पोषण किसे कहते हैं? पोषण है ना, हम लोगों को काम करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। हम लोगों को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ताकत की आवश्यकता है। इन ताकत को प्राप्त करने के लिए जिस पदार्थ को ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं पोषक तत्व। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। और पोषक तत्व को ग्रहण करने में जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। पोषण को हम लोगों ने देखा कि दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा। तो कौन भाग? स्वपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी को परपोषी भी कहते हैं। विषमपोषी को क्या कहते हैं? परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन कैसे बनाता है? स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी कैसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवों के द्वारा बनाता है उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी या परजीवी। किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, कौन? स्वपोषी। और विषमपोषी या परजीवी किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। विषमपोषी और परजीवी को तीन भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? तीन भागों। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी पोषण। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी पोषण वैसा जीव जो किसी दूसरे है ना दूसरे जीवों में रह करके, चाहे वो आंतरिक रूप से, आंतरिक और बाह्य रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसा जीव जो दूसरे जीवों के में रह करके है ना आंतरिक और बाह्य रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी। आंतरिक रूप से क्या हो जाएगा? फीता कृमि आ जाएगा, गोल कृमि हो जाएगा। बाह्य रूप से जूं हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, मच्छर होगा और मक्खी होगा। वो सब क्या है? परजीवी है। अब मृतजीवी क्या बोलते हैं? मृत मतलब मरा हुआ। वैसा जीव जो मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। प्राणी संपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो किसी न किसी दूसरे प्राणी है ना मतलब प्राणियों पर ही निर्भर रहते हैं। यानी एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाता है, एक प्राणी दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे मानव क्या करता है? एक प्राणी को दूसरे प्राणी को भी खाता है। मेंढक, अब बोलो मेंढक कौन है? प्राणी संपोषी है कि परजीवी है? परजीवी तो है, प्राणी संपोषी है क्योंकि मेंढक जो है दूसरे प्राणी को ही खाता है। जैसे मेंढक किसको खा लेता है? कीड़े मकोड़े को खा लेता है। सांप क्या है? प्राणी संपोषी है। वो भी कौन किसको खा लेते हैं? मेंढक को खा लेते हैं। परजीवी में आएगा पर प्राणी संपोषी होगा। कोई दिक्कत? अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अब समझते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन वाष्प का बाहर निकलना। पेड़ पौधों से पत्तियों के द्वारा वाष्प का यानी वाष्प माने भाप का बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। यानी पेड़ पौधों में से भाप का बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी वाष्प को बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों है ना पौधे के पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होती है। कहाँ होती है? पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र। यानी रंध्र क्या होता है? पौधों में क्या होता है? छोटे छोटे रंध्र मतलब छिद्र पाए जाते हैं। यह एक कैसी होती है? चालनी आकार की होती है। कैसी होती है? चलहानी यानी चालनी आकार की होती है। अब ध्यान से समझो। वाष्पोत्सर्जन समझ गए है ना? वाष्प का पेड़ पौधों से पत्तियों द्वारा वाष्प यानी भाप का बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, रंध्र का क्या काम है? छिद्र का क्या काम है? कि पेड़ पौधों में जो वाष्प रहता है उसको क्या करना है? बाहर करना है। और रंध्र का काम क्या है? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करना है ना? सूरज के प्रकाश को ग्रहण करना होता है। अब देखो रंध्र का काम, देखो रंध्र का काम क्या है? वाष्प को बाहर निकालना, ठीक है। गैसों का विनिमय CO2 को अंदर लेना, O2 को बाहर निकालना।
अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं, क्या पेड़ पौधे जो होते हैं जो अपना है ना वाष्पोत्सर्जन कैसे करते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान अपने पत्तियों के रंध्र द्वारा करते हैं, जिसमें CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और O2 को बाहर करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पोटोमीटर से मापते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे मापते हैं, पोटोमीटर से। बारिश होने के कारण वाष्पोत्सर्जन है, बारिश होने के कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन है। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेता है, श्वसन के दौरान क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। ध्यान से समझो, बताते हैं। श्वसन यानी सोने की अवस्था में, यानी रात में पेड़ पौधे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। दिन में पेड़ पौधे क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, आप देखो ये जो पेड़ पौधा का जो है ना, ये पत्ता का रंध्र है, क्या है, रंध्र। जब ध्यान दो, जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो ये क्या स्टोमाटा है, क्या है, स्टोमाटा, यानी खुल जाता है। क्या होता है, छिद्र क्या होता है, खुल जाता है। और जब छिद्र खुल जाता है और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी जब छोड़ते हैं, लेते हैं। और ये दिन में हमेशा क्या करता है, दिन में क्या होता है, खुला रहता है, और रात में क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन लेने के टाइम में ये खुलना और बंद होना होता है। तो ये क्या है, स्टोमाटा है। पेड़ पौधों का जो छोटा छोटा छिद्र है ना, वही है, ये खुलता है और क्या होता है, बंद होता है। ये हरित लवक के कारण क्या होता है, लाल होती, हरित लवक के कारण क्या होता है, हरा होता है। हरित लवक किसे कहते हैं, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल को कहते हैं। किसको कहते हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण मानव का खून क्या होता है, लाल होता है। अब आता है प्रकाश संश्लेषण। अब क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या कब होता है, दिन में होता है। ध्यान से समझो, सब क्लास को ध्यान से देखना। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में। जब है ना, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य की प्रकाश, सूर्य कब रहेगा, दिन में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब पेड़ पौधे है ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य की उपस्थिति में या दिन में अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे के भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक, अब पेड़ पौधे, जैसे हम लोगों को घरों में खाना बनाने के लिए क्या होता है, सामानों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उनको भी सामानों की ज़रूरत होती है। पहला सामान क्या चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसा गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा क्या चाहिए, जल चाहिए, H2O, जो कि ज़मीन से ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। और H2O यानी जल कहाँ से लेते हैं, ज़मीन से। सूर्य का प्रकाश जो कि सूर्य से लेते हैं। और क्लोरोफिल जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने के काम में आता है। ठीक है, क्लोरोफिल उनके अंदर ही पाया जाता है। ये इतना चीज़ उन लोगों को क्या करिए, भोजन बनाने के लिए चाहिए। अब आता है कि प्रकाश संश्लेषण। आप लोग जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज़ का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो भी चीज़ निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और जब भोजन के रूप में हम लोगों को क्या मिलता है, पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या लेता है, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को आम मिल जाता है ना, केला मिल जाता है, पपीता मिल जाता है, सेब मिल जाता है भोजन के रूप में। लेकिन भोजन के रूप में अगर परीक्षा में बोला जाए तो ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज। हमें उत्पाद के रूप में पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो भोजन के रूप में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। हम लोग जो घरों में भोजन बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो दाल चावल मिलता है ना, तो वो भी पेड़ पौधे बनाते हैं, तो भोजन के रूप में क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ये चीज़ याद रखना। ये इनका सूत्र है ना, 6CO2 + 12H2O है ना। क्लोरोफिल बटे सूर्य का प्रकाश प्राप्त क्या होता है, सूर्य का ग्लूकोज प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है ना। विखंडन हो जाता है, क्या होता है, जल को तोड़ करके H2 और ग्लूकोज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है।
अब हरित लवक क्या है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक जो है पेड़ पौधों के कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में ही हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। पर्णहरित यानी पर्ण मतलब पत्ते, हरित। पर्णहरित के कारण ही, पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? इसके कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होते हैं। अच्छा, दूध किस, आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा दूध का उजला क्यों होता है और दूध से दही क्यों बनता है? ठीक है, ये सब आप लोगों को बता देना। अब आता है पाचन तंत्र। कौन आता है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? कई तंत्र मिलकर भोजन को पचा, जो कई तंत्र, तंत्र मतलब क्या होता है? सिस्टम। तंत्र मतलब सिस्टम। कई सिस्टम मिल करके भोजन का जो पचाने में काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन। भोजन को पचाने में कई तंत्र मिलकर काम करता है ना। जो भी तंत्र भोजन को पचाने में काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन को पचाने में जितने भी तंत्र यानी जितने भी औजार काम करते हैं, जितने भी मशीन, तंत्र मतलब मशीन, औजार। भोजन को पचाने में कौन कौन औजार काम करता है? दांत काम करता है, जीभा करता है ना, छोटी आंत बड़ी आंत करता है, और क्या करता है? कई प्रकार की चीज़ें हैं ये भोजन को क्या करते हैं? पचाने का काम करते हैं। तो यही मशीन को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन को पचाने के लिए, पचाने का काम जो तंत्र करती है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। हम जानते हैं कि हम जो जितने भी भोज पदार्थ खाते हैं वो कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। जटिल मतलब मजबूत होते हैं, कड़ा होता है। जितने भी भोज पदार्थ खाते हैं क्या होता है? कड़ा होता है। उन्हीं भोज पदार्थ को जटिल पदार्थ कहा जाता है। जटिल पदार्थ को हम क्या करते हैं? सरल में करते हैं, सरल बनाते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी क्या होता है? मुलायम होता है? नहीं होता है, कड़ा होता है। अगर डायरेक्ट मतलब पेट में अगर डाल दे तो जल्दी पचेगा नहीं। तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ करते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। यही पाचन कहलाता है। पाचन किसे कहते हैं? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यह क्रिया जो है फिजिकल एवं केमिकल दोनों होता है। फिजिकल और केमिकल यानी भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकत प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा, है ना। क्या प्राप्त कर देंगे? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो भोजन का मेन काम क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। आप देखो, अब पाचन हम लोगों का दो, देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, वसा और जल, विटामिन, ये इन लोगों का जो ये चीज़ों का पाचन नहीं होता है, ठीक है, ये लोगों का पाचन। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्या है? फैट है, मोटापा। आप ध्यान से समझो, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको देखो, गौर से देखो, ठीक है, फिर समझ नहीं आएगा, बड़ी दिक्कत है। ये हम लोगों का पाचन तंत्र का क्या है? फिगर है। पाचन तंत्र का फिगर है। आप लोगों को इस फिगर के माध्यम से अच्छा से सब चीज़ बताएंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमारा पाचन जो है मुख से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? मुख के द्वारा होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। कहाँ से? मुख से। मुख में हम अपना क्या करते हैं? भोजन डालते हैं, ठीक है। हमारे मुख में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। हमारे मुख में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम के साथ साथ क्या पाया जाता है? दांत भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सबसे अच्छा, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ? हमारे मुख से। मुख में कई प्रकार के एंजाइम पर, मुख में जो भोजन जाता है उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और हमारे मुख में 3 प्रकार के लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ। हमारे मुख में पहले दांत पाया जाता है, लार पाया जाता है, एंजाइम ग्रंथ होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम अपना भोजन जो पहले मुख में, दांत जो है हमारे मुंह में दांत कई प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं? तोड़ने में काम करते हैं, पीसने में काम करते हैं, काटने में काम करते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। ये पहला दांत कौन होता है ना? रदनक। क्या होता है? रदनक। उसके बाद कर्तनक। क्या? कर्तनक। अगला दांत चवर्णक। क्या? अग्र चवर्णक। चौथा चवर्णक, ठीक है, समझो सिर्फ। चौथा क्या होता है? चवर्णक,
ठीक है, उसको थोड़ा आगे समझते हैं, पहले ये समझो। हम जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन हमारा जो जाता है किसके द्वारा? आहार नाल के द्वारा। आहार, जिसमें आहार जाता है उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। ये रहा आप लोगों का आहार नाल, देख लो ध्यान से। इसमें हम लोगों ने भोजन डाला और ये क्या है हमारा? आहार नाल है। इसी से क्या करता है? भोजन जाता है। ठीक है, आहार नाल के द्वारा। ये आहार नाल की लंबाई 32 फीट है। कितना फीट है? इस आहार नाल को यहाँ से यहाँ तक निकालोगे ना, नीचे तक 32 फीट है। कितना फीट है? 32 फीट, यानी 9 से 10 मीटर, यानी 9 से 10 मीटर। आहार नाल का पहला भाग जो है कहाँ से जुड़ा हुआ था? ये जो आहार जाने वाला जो नाल है, ये आहार जाने वाला जो नाल है, पहला भाग कहाँ से जुड़ा हुआ है? मुख से जुड़ा हुआ है। मुख गुहा में क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है, जीहा पाया जाता है। हमारे मुख में दांत पाए जाते हैं, जीभा पाया जाता है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ? है ना, कितने? 3 जोड़ी। तो हमारे मुंह में और भी कुछ पाया जाता है, जिसे कहते हैं पेरोटिक, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। पेरोटिक है ना, ये पेरोटिक सांप में पाया जाता है, सांप के जहर में। हमारे ये ग्रंथि सांपों में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरोटिक। और ये इसमें क्या होता है? जहर होता है। क्या होता है? जहर। चलो, मनुष्य में प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर जो है रस बनता है। मनुष्य में कितना? भोजन को पचाने के लिए सब दिन 1.5 लीटर रस बनता है। भोजन को पचाने के लिए कोई ना कोई रस पाया जाता है। जब हमारा भोजन अपच हो जाता है तो हम लोगों को क्या करते हैं कि पचाने वाला दवा दे देता है, तो पचता है। तो भोजन को पचाने के लिए लगभग कितना? 1.5 लीटर रस बनता है सब दिन। लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 3 ग्रंथि पाए जाते हैं और 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है? ये कीटाणु और जीवाणु को मारता है। हमारे मुख में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 जोड़ी ग्रंथि पाए जाते हैं, 4 प्रकार के एंजाइम। पहला एंजाइम का नाम क्या है? लाइसोजाइम या लाइसोसोम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है कि भोजन में जो भी हम भोजन करते हैं, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा कि कीटाणु है क्या है, तो भोजन को जो ग्रहण करते हैं उसमें आए कीटाणु और जीवाणु को क्या करता है? मारने का काम करता है। दूसरा पाया जाता है टाइलिन, और तीसरा पाया जाता है डाइस्टेज, और चौथा पाया जाता है म्यूकस। टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या है? स्टार्च यानी चोकर को पचाने का काम करते हैं। चोकर, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटियों में चोकर होता है ना, तो चोकर को पचाने में किसका कौन एंजाइम करना पड़ता है? टाइलिन और डाइस्टेज नामक। और ये एक म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। क्या बना देता है? भोजन, जैसे हम मुंह में भोजन लेते हैं तो भोजन क्या होता है? चिपचिपा, लसलसिया हो जाता है। क्या हो जाता है? चिपचिपिया टाइप का हो जाता है। चलो, उसके बाद ग्रास नली आता है। क्या होता है? ग्रास नली, है ना। भोजन को ग्रहण करने वाला नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली। ये तुम्हारा ग्रास नली है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना। भोजन को ग्रहण करने वाला नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली। ये क्या? ग्रास नली है। ठीक है, अब ग्रास नली या ग्रसिका कह सकते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई 32 फीट या 6 से 10 मीटर। क्या रे? 6 से 10। और इसकी लंबाई मात्र यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये ग्रास नली, जहाँ से भोजन सिर्फ जाता है, उस 25 सेंटीमीटर। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें पाचन नहीं होता है, सिर्फ भोजन जाता है। कहाँ तक? यहाँ मुंह में तो पाचन की क्रिया होता है। मुंह में गया, चबाया, दांतों को चबाया, लार ताल मिलाया, पतला बना दिया, लसलसिया बना दिया, सब मिल करके। उसके बाद ये भोजन को कहाँ भेज देता है? ग्रास नली होते हुए। यहाँ पाचन नहीं होता, यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है? भोजन को भेजा जा रहा है। भोजन को भेज करके, है ना, बायां हाथ को नहीं रहे, भोजन को भेज करके यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? पेटों में, अमाशय में। पेट को क्या कहते हैं? अमाशय में। और यहाँ पर पचने का काम नहीं होता, सिर्फ भोजन को भेज रहा है। भोजन गया कहाँ हम लोगों का? अमाशय में, यानी पेट में। मुंह से आने वाले भोजन जो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है उसे बोलूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलूस। अब मुंह में जो पूरा पाचन नहीं हुआ, जो भोजन बच गया, मुंह वाला भोजन जो बच गया यहाँ से, उसको क्या कहते हैं? बोलूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलूस। ठीक है। अब जैसे ये हमारा अमाशय है, इसलिए कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर पेट दर्द होता है, गैस की समस्या है या भोजन की समस्या है, तो हम लोगों को जो है
पेट दर्द होता है या गैस होता है तो वो उन लोगों को किस साइड सोना चाहिए, बाईं साइड सोना चाहिए, क्योंकि बाईं साइड जो है हमारे क्या है, पेट है, अमाशय है, इसलिए बायां साइड। अगर भोजन डट के खा लिया, रात में उल्टा पही सो गए तो भोजन ऐसे उलट जाता है। क्या होता है, भोजन ऐसे उलट जाता है। उलटने के क्रम में क्या होता है कि हमारा भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, सही से पाचन नहीं हो सकता है, जिसके चलते क्या होता है, हमारा भोजन नहीं पचता है, गैस बन जाता है, गैस्ट्रिक होता है ना, ज़्यादा दिक्कत होगा। इधर तेलहा सामान खा लेते हो तो सुबह डिब्बा लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा भोजन कहाँ चला गया, ग्रास नली होते हुए अमाशय में। कहाँ चला गया, अमाशय में। चलो भोजन को भेजते हैं अमाशय में। अमाशय किसे कहते हैं, पेट को। किसको बोलते हैं, पेट को। अमाशय अर्थात पेट यानी एस्टोमैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाशय में भोजन जो है लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक, अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। आप सब ये सब पढ़ चुके और समझा चुके हैं। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक का यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है। कार्डियक क्या होता है, अमाशय का ऊपरी भाग यानी पेट का ऊपरी भाग। इसमें HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, यानी अम्ल। ये इसका काम क्या है, कीटाणु को नष्ट करना। आप लोग याद किया। दूसरा होता है बीच का भाग होता है फंडिक। बीच का भाग क्या होता है, फंडिक। इसमें कीटाणुओं को रुचि होता है। क्या होता है, रुचि। जब हम भूखे रहते हैं तो चुभता है ना, और एवं भोजन को रोक कर रखता है। ध्यान से, फंडिक में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कांटानुमा संरचना होता है। फंडिक में क्या होता है, कांटानुमा संरचना होती है। अगर जब हम भूखे रहते हैं तो फंडिक में कांटानुमा संरचना होता है, तो पेट में क्या होता है, चुभन होता है, जिसके चलते क्या होता है, दर्द होता है। पाइलोरिक होता है, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, और यह जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस। देखो ये अमाशय है ना, ये पेट, हम लोगों का पेट ऐसे ही होता है। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, धोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धोद। और निचली भाग को पेट बोलते हैं। ये पेट नहीं है, ये ऊपरी भाग को क्या है, धोद है। क्या है, चर्बी है। अंदरी भाग को पेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपरी भाग को कार्डियक बोले, बिचली भाग को फंडिक बोले, निचली भाग को पाइलोरिक बोले। कार्डियक में क्या होता है, कार्डियक एक ऊपरी भाग होता है जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अब फंडिक क्या होता है, फंडिक एक निचली भाग होता है जो कैसा होता है, कांटे नुमा होता है। अगर बहुत देर तक भूखे रहने के चलते क्या होता है, ये कांटा क्या होता है, पेट में चुभता है। और ये फंडिक में क्या होता है, भोजन यहाँ पर आकर के रहता है ना। पाइलोरिक क्या है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस। ठीक है, तो जठर रस, कौन जठर रस है, रेनिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है, और क्या निकलता है, 3 प्रकार के रस निकलते हैं ना, रेनिन, पेप्सिन और चलो जो भी हो, और वो है एक ठो बाद में। रेनिन निकलता है। रेनिन दूध से दही बनाने में, यानी रेनिन जो है दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, देखना, दूध का पाचन। बच्चों में रेनिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए देखना बच्चों को दूध है ना, दूधे पिलाया जाता है। छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, दूध पिया जाता है। और रेनिन पचा देता है, दूध से दही बना देता है। इसलिए बच्चा जब बोकरता है तो दूध नहीं, दही निकालता है। क्या निकालता है, दही। बच्चा जो बोकरता है दूध नहीं, दही निकालता है, क्योंकि रेनिन क्या करता है, दूध से दही बना देता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। क्या पाया जाता है, पेप्सिन, प्रोटीन का काम। रेनिन है ना, रेनिन, पेप्सिन, और एक ठोक कौन था, चलो जो है आगे याद आएगा। अब आता है भोजन। क्या आता है, ये भोजन हम लोग ने देखे। अब देखो भोजन भी कई प्रकार के होते हैं। देखो मुंह में भोजन जो था उसको क्या कहते हैं, बोलस। क्या बोले थे, बोलस। मुंह में जो भोजन रहता है उसको क्या कहते हैं, बोलस। अपनी भाषा में क्या कहते हैं, मुखक भोजन। यानी कुछ निकले जो की कहे छै, निकाले छै, की कहे छै, है ना, गल्लो भोजन, जो भी हो। तो जो मुंह का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, बोलस। और जो पेट में भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं, मुंह के भोजन को बोलस, पेट के भोजन को काइम, है ना। उसके बाद और जो उसमें रहता है, किसमें, पेट में रहा काइल, और जो इसमें किसमें, आहार नाल में, है ना, जो आहार नाल में जाता है उसको क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल। अपनी भाषा में लेटरिन कहते हैं। क्या कहते हैं,
लेटरिन। मुंह में भोजन बोलस, पेट में भोजन काइल, है ना। और आहार नाल में, है ना, आहार नाल में जो भोजन जमा रहेगा वो कौन रहेगा, काइल, जिसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं, लेटरिन कहते हैं। काइल निकल जाता है ना। चलो वो समझ में आ गया लोगों, आप लोगों को। अगला देखो, अब आता है श्वसन। अगला क्या आ गया, वो चैप्टर गया, अब आया श्वसन। इसी में पूरा हम समझा देंगे, गौर से सुनना और समझना। श्वसन, श्वसन प्रणाली यानी मानव जो सांस कैसे लेता है। श्वसन के अंग कौन सब है। मानव जो सांस किससे लेता है, मानव सांस जो है फेफड़ा से लेता है। किससे लेता है, फेफड़ा से। श्वास से किससे लेता है, फेफड़ा से। आप लोग जो है ये वीडियो कोशिश करना और एक बार देख लेना, दिमाग ज़्यादा फुरेगा। फेफड़ा से, मनुष्य सांस किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है, ठीक है। बल्कि नाक से नहीं लेता। नाक क्या है, एक द्वार है, सांस लेने का एक दरवाजा है। क्या है, दरवाजा। और सांस हम लोग किससे लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं, ठीक है। सांस किससे लेते हैं, फेफड़ों से। अब यहाँ थोड़ा सा समझो, नाक का जो होता है ना, अच्छा, मुख का अगला भाग जिसमें भोजन जाता है उसे मुख गुहा बोले थे, है ना। और नाक का अगला भाग होता है, क्या बोलेंगे, नाक गुहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाक गुहा, है ना। नाक गुहा में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र। जैसे भोजन जाने वाला नाली को क्या बोलते हैं, भोजन नली या भोजन नली या ग्रास नली। सांस लेने वाले नली को क्या कहेंगे, श्वास नली। सांस लेने वाले नली को श्वास नली। और वहाँ पर एक देखो, एक कंठ पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है, कंठ पाया जाता है। और इसी कंठ के ऊपर जो एक छल्लेदार ऐसे करके बना होता है ना, छल्लेदार बना होता है, उसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। कौन बॉक्स, वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसी से क्या होता है, आवाज़ निकलता है। लड़कों में ये वॉइस बॉक्स जो है बढ़ जाता है। लड़कों में वॉइस बॉक्स, जितना लड़का जन्म लेगा ये वॉइस बॉक्स बढ़ जाता है, जिसके चलते ये वॉइस बॉक्स बढ़ने के चलते लड़कों का बोली भंगा निकलता है, ढोल जैसा। कैसा निकलता है, ढोल जैसा। और लड़कियों में वॉइस बॉक्स क्या होता है, नीचे की तरफ धस जाता है, जिसके चलते लड़कियों की आवाज़ क्या निकलती है, सुरीली निकलती है, कोयल की तरह, है ना। किसके कारण लड़कों की आवाज़ भंगा ढोल निकलता है, वॉइस का बढ़ने के कारण। किसके कारण, वॉइस बॉक्स, ये बॉक्स है ना, बॉक्स, वॉइस बॉक्स के बढ़ने के कारण लड़कों की आवाज़ जो है भंगा ढोल जैसा निकलता है। और वॉइस बॉक्स के कम होने के कारण लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, कोयल जैसी सुरीली, है ना। बवनिया का आवाज़ सुन ला है, सुनिए बढ़िया से। चलो, श्वास लेने वाले नली को क्या बोलते हैं, श्वास नली। हम लोग, हमारे शरीर में कितने प्रकार के श्वास हैं, दो प्रकार से। फेफड़ा, है ना, फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। फेफड़ों की संख्या कितनी है, कितनी है रे, दो। दो फेफड़ा, एक बाईं साइड एक दाईं साइड, है ना। जब हम लोग सांस लेते हैं, ध्यान से, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसको कहते हैं, सांस लेते हैं तो उसको श्वसन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, श्वसन। सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। देखो ध्यान से ना, सांस जब लोगे हमारा सीना फूल जाएगा। सांस लोगे सीना फूल जाए, डायफ्राम है यहाँ पर जो। अब मान लो एक बात बता देते हैं, हाई जो फेफड़ा है यहाँ पर नीचे में डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, फेफड़ों को रोक कर रखता है। क्या करता है, रोक कर। अगर ये डायफ्राम नहीं हो ना, फेफड़ा नीचे घसीट चल जाए, नीचे लटक जाएगा, है ना। नीचे लटक जाएगा तो आगे में दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, फेफड़े के नीचे डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। जब सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा फूल जाता है और डायफ्राम धस जाता है। और सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम फूल जाता है ना, फेफड़ा धस जाता है। ये बात को गौर किए हो। सांस लेने पर फेफड़ा फैल जाता है। क्या फैल जाता है, सीना जो है ऊपर। यानी सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया, यानी सांस अंदर लेने की क्रिया, सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं ना, हम लोग जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। और एक बात याद रखना, फेफड़ा दो होता है। क्या फेफड़ा होता है, दो। और बायां फेफड़ा हम लोगों के, बायां फेफड़ा जो होता है एक साइड में जो होता है, एक साइड में थोड़ा सा कटा होता है। क्या होता है, कटा। क्यों कटा होता है, क्योंकि वहाँ दिल एडजस्ट होता है। क्या होता है, हमारा दिल कहाँ है, बायां साइड की दायां साइड, बायां साइड।
एक फेफड़ा जिसे हम फेफड़ा बनाते हैं, ये जैसे फेफड़ा है, ये बायां साइड का फेफड़ा जो कटा होता है और दायां साइड का जो फेफड़ा होता है, दायां साइड का जो है ना, दायां साइड का जो फेफड़ा होता है, कौन साइड का फेफड़ा, ये बायां साइड का फेफड़ा थोड़ा सा कटा होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, दिल होता है। क्या होता है, दिल होता है। और दायां साइड का क्या होता है, पूरा होता है, बड़ा होता है, इसलिए बायां साइड का फेफड़ा छोटा होगा। ठीक है, बकरी खस्सी जब देखोगे ध्यान देना, बायां साइड का फेफड़ा छोटा होता है, ऊपर नीचे रहता है, बराबर में नहीं रहता, ऊपर नीचे रहता है, इसलिए कभी कभी कोई इंसान देखना ऐसे रहता है, ध्यान देना। तो ज़्यादातर बूढ़े होने पर ऐसे होता है। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम का काम क्या है बोलो तो, डायफ्राम, ये जो नीचे में डायफ्राम, इसका काम क्या है, फेफड़े को संभाल कर रखना है। क्या करना है, फेफड़े को संभाल। जब ये धकेलने का भी काम करता है, जब मनुष्य जो है सांस क्या करता है, अंदर लेता है तो इसको क्या करता है, ऊपर ठेल देता है, फेफड़ा को ऊपर ठेल देता है, और जब मनुष्य सांस छोड़ता है तो इसको क्या करता है, नीचे कर लेता है। समझ में आया। दो प्रकार के फेफड़ा पाए जाते हैं, दायां फेफड़ा एक, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। आप ध्यान से देखो, ये श्वास नली जो है, गौर से देखना, ये श्वास नली जो है अंदर जाते जाते दो भागों में बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, इसको कहते हैं ब्रोनकाय। क्या बोलते हैं, ब्रोनकाय। क्या बोलेंगे, श्वास नली ऐसे गई और ऐसे बट गई, इसमें एक फेफड़ा, दूसरा में दूसरा फेफड़ा, है ना, तो जो बटा उसको क्या कहते हैं, ब्रोनकाय बोलते हैं। और फेफड़ा में जो है, फेफड़ा ब्रोनकाय जो होता है, छोटे छोटे ऐसे टाइप के जो है एक नली निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नस निकालते हैं, और उस नसों में छोटे छोटे जो है छिद्र जैसा एक ये बनाता है, इसको छिद्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं, ब्रोनक्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोनक्यूलस। ठीक है, अब आता है, आप लोगों ने अभी श्वसन पढ़ा, समझाए दो। तो श्वसन किसे, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन की क्रिया भी बोलते हैं। श्वसन की क्रिया को कौन क्रिया कहते हैं, ऑक्सीजन की भी क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। जब तक हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, श्वसन पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमको श्वसन चाहिए। श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन से हम सांस लेते हैं, तभी हम लोगों को क्या मिलती है, ऊर्जा, ताकत मिलती है, और शरीर में ऊष्मा बनी रहती है। अब एक बात बताना, एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है, हमारा शरीर का तापमान बना क्यों रहता है, दो कारण से। हमारा शरीर जो गर्म क्यों रहता है, दो कारण से। एक, हम जो सांस लेते छोड़ते हैं वो, दूसरा कारण हमारा शरीर में जो खून दौड़ता है, परिसंचरण करता है। परिसंचरण किसे कहते हैं, रक्त का एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कर रहता है, परिसंचरण। यानी हमारे शरीर में श्वसन का होना और परिसंचरण का होना के कारण क्या होता है, हमारा शरीर क्या होता है, गर्म होता है। यह एक अपचायी क्रिया है। कैसी क्रिया है, अपचायी क्रिया है। कौन क्रिया है, अपचायी क्रिया। चलो अब देखो आ गया, शरीर में ऊष्मा बने रहने का क्या कारण है। हम बोले शरीर में ऊष्मा बने रहने का दो कारण, एक तो श्वसन, एक रक्त का, नसों में खून का दौड़ना। नसों में खून का दौड़ने के कारण जो है, देख लेना, कोई आदमी मरता है तो नस का खून क्या होता है, बैठ जाता है, बंद हो जाता है, और उसका शरीर धीरे धीरे कैसे हो जाता है, ठंडा। कोई आदमी मरेगा, उसको छूना, ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, उसकी सांस बंद हो जाती है, एक दूसरा खून का चलना बंद हो जाता है, इसलिए उसका शरीर क्या होता है, ठंडा होता है। अगर कोई पूछ ले मानव का शरीर जो है मरने के दौरान ठंडा क्यों हो जाता है, तो कहना कि उसकी सांस रुकने के कारण और उसके ब्लड का रुकने के कारण मनुष्य का शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्लास बढ़िया से। अब सांस लेने वाले अंग, श्वसन के अंग। अब श्वसन के अंग हम लोग तो जानते हैं, हम लोग मानव किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से। अच्छा, और सब भी जानवर, पक्षी, पशु सांस लेते हैं, उसके बारे में भी जानना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब है कि दूध पिलाने वाले जीव किससे सांस लेते हैं, ध्यान से ना। जितने भी दूध पिलाने वाले हैं, जितने भी दूध पिलाने वाले जीव जितने भी, वो सब फेफड़ा से सांस लेगा। किससे लेगा, बकरी किससे सांस लेता है, फेफड़ा से। मानव किससे सांस लेता है, फेफड़ा से। और गाय किससे सांस लेगी, फेफड़ा से, है ना। जितने भी स्तनधारी है, दूध पिलाने वाले जितने भी जीव हैं,
दूध पिलाने वाले जितने भी जीव है वो क्या किस है। अब मान लो ढूंढने कहेंगे बहुत चीज़ को नहीं बता सको तो सीधे देख जानना कि जितने भी दूध पिलाने वाले जीव होते हैं वो क्या होते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मानव, ये सब किससे सांस लेंगे, फेफड़ा से। किससे लेंगे, फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंग्स। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंग्स। अच्छा, अब कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं, कीड़े मकोड़े किससे, कीड़े मकोड़े श्वास नली से सांस लेते हैं, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। कभी कभी ट्रेकिया पूछ लेता है, ध्यान से सुनो। कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं, ट्रेकिया से। यानी ट्रेकिया को हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास नली। ट्रेकिया को हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास नली। अच्छा, जलीय जीव। जलीय जीव मतलब जल में रहने वाले जीव कैसे सांस लेते हैं, जल में रहने वाले, जैसे मछली है ना, और भी कई जीव हैं जल में रहने वाले। जलीय जीव जो है गिल्स, क्लोम या गलफड़ से सांस, एक ही नाम है गिल्स। मछली किससे सांस लेती है, गिल्स, क्लोम, गलफड़। कल लिखा है ना, गिल्स, क्लोम और गलफड़ के द्वारा मछली क्या करती है, सांस लेती है। मेंढक तीन प्रकार के रूप में सांस लेता है, क्योंकि मेंढक जो है एक उभयचर जीव है। कैसा जीव है, उभयचर। देखो, थल में रहने वाला थलचर, थल में रहने वाला थलचर, जल में रहने वाला जीव को जलचर, और जो जल में भी रहे और थल में भी रहे उसे क्या कहेंगे, उभयचर। क्या कहेंगे, जो जल में भी रहे और जो थल में भी रहे उसे क्या कहेंगे, उभयचर। मेंढक पानी में भी रहता है और धरती में भी रहता है, तो वो दोनों। अब पानी में रहेगा कैसे सांस लेता है, और जमीन में रहेगा कैसे सांस लेता है, किससे लेता है। अब देखो कितना अच्छा प्राणी है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उभयचर। क्या बोलते हैं, उभयचर। आप देखो, जब मेंढक जवानी में रहता है, ठीक है, जब मेंढक जवानी का मतलब जब मेंढक बच्चा रहता है। अच्छा, मेंढक के बच्चा को देखे हो कभी, ध्यान से देखना, है ना, गोल टाइप का रहता है, गोल। उसको गड़काओगे वो दीवार में सट करके चिपक कर रहता है। देखना कहीं मेंढक का गुच्छा जहाँ ज़्यादा होगा ना वहाँ पर देखना वो गोल का, जिसको टेटबोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेटपोल। मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टेटबोल। हम सब देखे हैं, ऐसे करके रहता है, गोल से रहता है ना। टेटपोल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टेटपोल। जब मेंढक जब बचपन में रहता है, जब बच्चा रहता है उसको टेटपोल कहते हैं। जैसे बेंकुल्ली देखे हो, बेंकुल्ली देखे हो, वही बेंकुल्ली बेंग बनता है, कभी कभी बनता है ना। टेटपोल क्या होता है, जब बच्चा छोटका बेंग नहीं, बेंग जब अंदर में रहता है, ठीक है, वो उसको क्या करना है, टेटपोल। वो गिल्स से लेता है, किससे लेता है, गिल्स से, यानी गलफड़ से सांस लेता है। जब मेंढक बच्चा रहता है तो गलफड़ से सांस लेता है। जब मेंढक जवानी में आ जाता है, यानी वो पानी और भूमि पर और पानी, है ना, भूमि पर और पानी में, कहाँ पर, भूमि और पानी में फेफड़ा से सांस लेता है। किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है। मेंढक भूमि के अंदर त्वचा से सांस लेता है। देखो, मेंढक तीन जगह रहता है, याद रखना। एक रहता है धरती के ऊपर, धरती के ऊपर रहेगा तो किससे लेगा सांस, फेफड़ा से। किससे लेगा, फेफड़ा से। पानी में रहेगा तो किससे लेगा, है ना, फेफड़ा और पानी में, ठीक है। और बच्चा जब रहता है गिल्स से लेता है। और जब धरती के अंदर, अब मान लो कि कुछ गर्मी में मेंढक दिखाई देते हैं, गर्मी में की जाड़ा में, जाड़ा में की गर्मी में। अरे कुछ सीजन में होता है ना कि मेंढक गायब हो जाता है। देखना, जाड़ा के सीजन में मच्छर गायब हो जाएगा, जाड़ा के सीजन में मच्छर गायब, मक्खी गायब, मक्खी आ जाता है, मच्छर मक्खी सब गायब, है ना, सीजन में। तो मेंढक भी जब गायब हो जाता है तो वो धरती के अंदर चले जाते हैं, यानी पताल में। जब पताल में होता है तो त्वचा से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं, चमड़ी से लेते हैं। आगे समझ में। टेटपोल की अवस्था में गिल से लेंगे, भूमि तथा धरती और पानी में रहेंगे तो फेफड़ा से लेंगे, और धरती के अंदर रहेंगे तो त्वचा से लेंगे। तो मेंढक तीन प्रकार के सांस लेता है, तीन प्रकार से। बच्चा में रहेगा तो गिल से, टेटपोल की अवस्था में। धरती और पानी में रहेगा तो फेफड़ा से, किससे लेगा, फेफड़ा से। और भूमि में रहेगा तो, धरती के अंदर रहेगा तो किससे, त्वचा से, यानी पताल में जब रहेगा। चलो अब आता है श्वासोच्छ्वास। क्या, श्वासोच्छ्वास। देखो, सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, और सांस को बाहर छोड़ना, है ना, अंदर छोड़ना, बाहर छोड़ना।
तो यही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। किसे कहते हैं? सांस का निश्वसन और निःश्वसन, निश्वसन और निःश्वसन। सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। कल लिखा है सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। समझने की कोशिश करो, याद तब जल्दी होगा। आप बताए निःश्वसन, जब आदमी सांस लेता है, ध्यान सुनो, जब आदमी सांस लेता है तो नाइट्रोजन 78% लेता है। नाइट्रोजन कितना परसेंट लेता है? अरे सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी आता है, कीड़ा मकोड़ा बालू तालू सब आता है सांस लेने। हम सांस में लेते हैं तो क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। सांस में क्या लेते हैं? हवा। जब हवा प्रवेश होती है तो नाकों में बाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाल। यही बाल क्या करता है कि छानने का काम करता है। क्या कहा जाता है? छानने का। और जितने भी गंदे पदार्थ और धूल मिट्टी जो रहता है नाक में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? नाक में। और नाक में म्यूकस नाम का पदार्थ पाया जाता है। वही धूल मिलकर नाक में पड़ा रहता है, उसी को क्या कहते हैं अपनी भाषा में? नकटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकटी कहते हैं, है ना। वो धूल मट्टी जो जमा होता है वो चिपका लेता है और अच्छा सांस अंदर चला जाता है। तो नाइट्रोजन अंदर लेने में जो है नाइट्रोजन की 78% लेता है और छोड़ता कितना है ना? उतना ही छोड़ता है। ऑक्सीजन 21% का लेता है तो 17% ही छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेता है तो 4% छोड़ देता है। ठीक है, जाता है सब। अब ज़्यादातर ऑक्सीजन खींचता है, वहाँ पर छानने की क्रिया है। ये बात याद रखना आप लोग। अब श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? भोजन नली किसे कहते हैं? भोजन मार्ग किसे कहते हैं? जिस रास्ते से भोजन जाता है उसे क्या कहते हैं? भोजन मार्ग कहते हैं। जिस रास्ते से सांस जाता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग, है ना। सांस जिस रास्ते से जाता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन। यानी वायु अर्थात हवा जिस मार्ग से जाती है उसे श्वसन मार्ग बोलते हैं। श्वसन मार्ग कुछ इस प्रकार है। नासा छिद्र, कौन? नाक में नाक हुआ, नाक के अंदर पूरा उंगली नहीं जाएगा, वहाँ पर एक देखना चिपचिपा द्रव पदार्थ अंदर रहता है, उंगली कभी घुसाना पता लग जाए। जैसे जाओगे तो नासा छिद्र होता है ना। उसमें क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। नाक में घुसा चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। क्या नहीं पदार्थ निकलेगा? चिपचिपा पदार्थ, है ना, जिसे नासा द्वार। नाक से हवा जाता है उसे क्या कहते हैं? नासा द्वार। कौन द्वार होता है? और नासा एक कपाट पाया जाता है। नासा में क्या पाया? नाक में क्या पाया जाता है? एक कपाट। नाक में घुसा भी है, एक कपाट ठेका देते, कपाट है ना, दीवार जो ठेक लो देते उसको, है ना। उसमें क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ। नाक में हवा जाता है, नासा छिद्र। नाक का छिद्र नासा छिद्र। और नाक के अंदर जो कपाट होता है, ऐसे करके कपाट है, देखना ठेकेगा, क्या होगा? ठेकता है। उसको क्या कहते हैं? नासा कपाट। उसमें एक क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। उसमें क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस। जो धूल कण को चिपका लेता है, जो धूल कण को चिपका लेता है और फिर उस धूल कण को 5 से 6, है ना, 5 से 6 घंटे के बाद उसे नकुटी बना देता है। क्या बना देता है? नकुटी, जगरा निकाले करे है रूप से निकाल लेता है। इस कान में भी वही पाया जाता है। ठीक है, यह हम लोगों का फेफड़ा है। क्या है? हम लोगों का फेफड़ा। हम लोग सांस जो है किससे लेते हैं? फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। ये जो आया, ये क्या आया? सांस लेने वाला क्या है? दरवाजा है ना। श्वसन मार्ग है। क्या है? श्वसन मार्ग को क्या कहते हैं? श्वास नली। और ये श्वसन जो है यहाँ पर 2 भागों में बढ़ गया। इसको क्या बोल दिया? ब्रोनकाय बोल दिया। क्या बोल दिया? ब्रोनकाय। यही ब्रोनकाय फिर ऐसे करके बढ़ जाता है। इसमें छोटे छोटे गोल गोल जो है ऐसे करके होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोनक्यूलस। क्या बोलते हैं? ब्रोनक्यूलस। और इसी के द्वारा उसमें क्या जाता है? हवा जाता है, या एल्बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बोली, है ना, एल्बोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बोलाई। देखो ये दोनों भाग बटा, इसको ब्रोनकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोनकाय। और दोनों भाग बट करके इसमें जो छोटा गुल्ली जैसा लगा होता है उसको एल्बोलाई बोलते हैं, या इसको ब्रोनक्यूलस बनता है। क्या बोलते हैं? ब्रोनक्यूलस। समझ में आया? ये दोनों जैसे बटा होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रोनकाय। क्या बोलते हैं? ब्रोनकाय। और जो छोटका ऐसे से बड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं? ब्रोनक्यूलस। बहुत बग दिए क्या रे। चलो अब आगे देखो।
सांस, आप देखो एक बात ध्यान देना, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान यहाँ पर जो है 2 नली पाया गया, वही नली, एक भोजन नली गया, एक ठो सांस नली गया, और यहाँ पर एक चीज़ पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, घाटी का ढक्कन। क्या बोलते हैं, घाटी का ढक्कन। जब सांस लेते हैं तो भोजन वाला ढक्कन क्या होता है, भोजन वाला ढक्कन बंद हो जाता है, भोजन वाला ढक्कन बंद हो, जब भोजन करते हैं तो सांस वाला ढक्कन बंद हो जाता है। इसीलिए अगर हम सब काम कौन करता है, दिमाग करता है। कौन करता है, दिमाग। भोजन के समय इसलिए हम लोगों को बात नहीं करना चाहिए। अगर बात करते समय भोजन कर रहे हैं और दिमाग हमारा दूसरा जगह बढ़ गया तो क्या होता है कि भोजन करते समय भोजन नली में न जा करके श्वास नली में चले जाते हैं, जिसके चलते हम लोगों को कभी क्या आ जाता है, हिचकी आ जाता है। क्या आ जाता है, हिचकी आ जाता है, या सांस लेने में प्रॉब्लम, और कभी कभी इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, आदमी मर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भोजन करते समय हम लोगों को बातचीत नहीं करना चाहिए। अब गौर से देखना, जब आप लोग पानी पियोगे ना तो पानी पीते समय सांस नहीं लिया जाएगा, पीना। जब पानी पियोगे, पानी पीते समय सांस लिया जाता है। जैसे अगर ध्यान उधर बढ़ गया, बेचैन से सांस लिया गया तो सांस पानी का कहाँ चला जाता है, श्वास नली में, जिसके चलते हम लोगों को क्या आ जाते हैं, पानी नग देकर निकल जाता है, और क्या आता है, क्या आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं रे, नग दे पानी, छिकनी आ जाता है ना, क्या बोलते हैं ना, तो ग्रसनी यानी हल्लक, क्या बोलते हैं, हल्लक है ना, हल्लक। और श्वसन तंत्र यानी वॉइस बॉक्स के बारे में बता दिए। वॉइस बॉक्स एक छल्लेदार होता है ना, और ये ऊपर में रहता है। जिसका ज़्यादा ऊपर रहेगा वो भंगा ढोल रहेगा, जिसका ज़्यादा रहेगा नीचे वो कोयल जैसा बोले। लड़कियों की आवाज़ सुरीली होती है, लड़कों का आवाज़ भंगा ढोल है। जितना लड़का बढ़ता जाएगा उसका आवाज़ देखना ढोंगा जैसा निकलता है कि नहीं निकलता है। और जितनी लड़की जो भी बोलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी वो लड़की देखना कितना भी कोशिश करेगी बोलने के लिए, चिल्लाने के लिए, तो उसका आवाज़ आराम आराम से निकलता है। जो लड़की कने ढेर बोले छे, चिचिया आवे छे, तो कर मैं मरचन ढेर खिलाओ। इसलिए श्वास नली को क्या कहते हैं, ट्रेकिया। श्वसन मार्ग देखो, हम लोग ट्रेकिया से, और ये दोनों बढ़ गया, इसको क्या कहते हैं, श्वसन नली गया 2 भागों में बढ़ गया। ऐसे सांस नली गया 2 भागों में बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बटा हुआ, यहाँ हमारा क्या हुआ, फेफड़ा हुआ। अब ये दोनों भागों जो बढ़ गया उसको क्या कहेंगे, ब्रोनकाय बोलेंगे। क्या कहेंगे, ब्रोनकाय। अब ब्रोनकाय 2 भागों में बढ़ गया तो ये ब्रोनकाय जो होता है फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ जाता है, ये फेफड़ा को जकड़ कर रखता है, और उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, गुल्ली जैसा ऐसा रहते हैं, उसको कहते हैं एल्वोलाई या ब्रोनक्यूलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोनक्यूलस। क्या बोलते हैं, ब्रोनक्यूलस, एल्वोलाई। और उसमें वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसी से उसमें क्या होता है, उसी के द्वारा हवा जाता है। और यही हवा कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में। कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में। खून के द्वारा ऑक्सीजन पूरे शरीर में क्या करता है, दौड़ता है। ये हवा कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में। कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में। अब ब्लड के बाद कहाँ पहुँच जाता है, पूरे कोशिकाओं में, कोशिकाओं के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर है ना, गृह ऊर्जा घर बोला गया है। क्या बोला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोला गया है ना, पावर हाउस बोला गया। क्या बोला गया है, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला गया, पावर हाउस बोला गया है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, आप आराम से पढ़ते चलो, है ना। ब्रोनकाय वे मार्ग जो आपकी श्वसन नली का आपके फेफड़ों से जोड़ती है ना। जैसे ये यहाँ ध्यान दो, अभी बताएं कि हम लोग का श्वसन ऐसे होता है ना। यहाँ एक फेफड़ा है और एक यहाँ फेफड़ा है, और यही तुम्हारा क्या होता है, ब्रोनकाय होता है। क्या होता है, ब्रोनकाय। वह श्वसन जब 2 भागों में है ना, श्वसन नली 2 भागों में बट करके फेफड़ों से जुड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, ब्रोनकाय कहते हैं। ये आप लोगों को हम समझा दें। और ब्रोनक्यूलस किसे कहते हैं, अब देखो ब्रोनक्यूलस, ये हुआ श्वसन नली 2 भागों में बट गया, यहाँ फेफड़ा हुआ, ठीक है। क्या हुआ, फेफड़ा हुआ। फेफड़ा को ऐसे ऐसे करके जो निकला हुआ है उसको क्या कहते हैं, ब्रोनकाय बोलते हैं, ब्रोनक्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोनक्यूलस। और उसमें जो छोटा छोटा ऐसे पाया जाता है, एल्वोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एल्वोलाई। आपके फेफड़ों में मुख्य वायु मार्ग जिन्हें ब्रोनकाय कहा जाता है ना, छोटे छोटे मार्गों में विभाजित हो जाती है। सबसे छोटे वायु मार्ग जिन्हें ब्रोनक्यूलस कहा जाता है,
और उसमें जो छोटे छोटे गुल्ली जैसा लगा होता है, थैली जैसा लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्वेलाई कहते हैं। नमक छोटी हवा की थैलियों को भर ले जाता है। ये क्लास को है आप लोग वो चैप्टर श्वसन चैप्टर खत्म हो गया आप लोगों का, ठीक है। श्वसन चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया। अगला चैप्टर है उत्सर्जन। अगला कौन आया? उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर से अपशिष्ट यानी कौन पदार्थ? खराब पदार्थ को बाहर निकालना। शरीर से खराब पदार्थ को यानी अपचय पदार्थ को बाहर निकालना क्या करते हैं? क्या कहलाता है? उत्सर्जन। शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यानी उत्सर्जन अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और इस उत्सर्जन में जो तंत्र भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। अच्छा, हमारे शरीर से गंदा पदार्थ कहाँ से निकलता है? त्वचा से निकलता है ना, फेफड़ा से निकलता है, यकृत से निकलता है, किडनी से निकलता है और आँत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बड़ी आँत से। देखो, त्वचा से हम क्या निकलता है? पसीना निकलता है। पसीना क्या है? गंदा पदार्थ पसीना के रूप में। और पसीना के रूप में नमक निकलता है। क्या निकलता है? नमक निकलता है और सीबम निकलता है। क्या निकलता है? नमक। आप लोग पसीना को चाटना है ना, या गलती से मुंह में पसीना कभी चला जाता है तो कैसा लगता है? नमक। हर एक आदमी चला जाता है गलती से, है ना। देखा, वो पूछेगी है, गलती से मुंह में अगर पसीना चला गया, चाट के देखना, ठीक है। चाट कर देखना, वो आप लोगों को कैसे लगेगा? नमकीन लगेगा। और सीबम निकलता है। सीबम बोले क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ। क्या? चिपचिपा। भोरे राती सुतियाँ, ठीक है, आ भरुआ उठियाँ, भरुआ मुँह हेरंग करियाँ, ये सब जो चिपचिपा भाजी है ना, चिपचिपा भाजी से की है, इसी को सीबम कहते हैं। और ये क्या कहता है? आप लोग क्या करते हो? इसको निकलने नहीं देते हो, जिसके चलते क्या करते हो? पाउडर फेयर एंड लवली लगा लेते हो। जो लोग ज़्यादा फेयर एंड लवली लगाता है, पाउडर लगाता है, ये सीबम बाहर नहीं निकलने के चलते क्या होता है? बाहर नहीं निकलता है। यही जो है बड़का बड़का क्या होता है? फोड़ा निकलता है। क्या निकलता है? फोड़ा। इसलिए पाउडर ज़्यादा मत मलो, ना तो फोड़ा क्रीम हो जाएगा। सीबम ज़्यादा नहीं निकलेगा। कौन नहीं निकलेगा? सीबम। वो सीबम नहीं, सीबम क्या बोलते हैं? सीबम। सीबम के चलते ही क्या होता है? हम लोगों में बर्रा हो जाता है। इसलिए आप पाउडर थोप लिए, क्रीम थोप लिए, सीबम निकलेगा नहीं, छेद तो बंद हो गया। और जिसके चलते क्या होता है? वो अंदर ही अंदर भर जाता है और क्या निकलता है? क्या निकली? बर्रा निकली। त्वचा के है ना, अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ किससे निकला? त्वचा से। फेफड़ा से भी निकलता है। फेफड़ा से क्या निकलता है? अच्छा पदार्थ लिएगा ऑक्सीजन, हवा के रूप में ऑक्सीजन। खराब पदार्थ क्या निकाले? कार्बन डाइऑक्साइड। हवा के द्वारा और क्या निकलता है? फेफड़ा के द्वारा वाष्प निकलता है ना। कैसा? वाष्प। गंदा हवा। देखिए, ककरो क्या मुख में करिया है ना, गंदा निकला अपशिष्ट पदार्थ। बलगम भी निकलता है। क्या निकलता है? बलगम। बलगम केकरा कहे जाए? निकाला जे बलगम। घेंगरो जकरा कहे जाए, क्या की कहे जाए? घेंगरा। उसको क्या बोलते हैं? बलगम। वो भी गंदा पदार्थ निकलता है। बलगम कहाँ जमा होता है? फेफड़ा में। कहाँ जमा होता है? फेफड़ा। इसलिए जब भी आप लोगों को जो वो वाला बीमारी होता है तो जब दवा खरीदने जाता है देखना उसमें फेफड़ा छपा रहता है। सिरप कहे जाए ना, खोखी बट है जो खो खो बट करे जा, तो वही सिरप देता है। उस सिरप में क्या होता है? फेफड़ा छपा होता है। देखना गौर से, तो वही तुम्हारा किसके काम करता है? फेफड़ा वाला काम में करता है, बलगम तलगम। अच्छा, यकृत। यकृत से क्या निकलता है? यकृत से अमोनिया निकलता है, यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया। और किडनी से क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। किडनी से भी यूरिया निकलता है। और किडनी से क्या निकलता है? पेशाब निकलता है। क्या निकलता है? किडनी जेकर खराब भाग लो, है ना, आदमी अगर खड़ा जो पते लगता कि खड़े खड़े पेशाब करी देतो, वो पता लगता कि हे हमें पेशाब करी देना है ना। तो किडनी जिसका खराब होता है तो किडनी का काम क्या है? क्या करना है? रक्त को शुद्ध करना और यूरिया को बाहर निकालना, पेशाब को बाहर निकालना। जिसका किडनी खराब भेलो, है ना, सुतले रहते हो मुती दे दो सुतले रहते हो मुती दे तो शरीर में ब्लड नहीं बनतो, तो क्यों? ब्लड को वही अच्छा करता है ना, शुद्ध करने का काम। बड़ी आँत। बड़ी आँत से की निकले जो? काइल निकले जो। की निकले जो? काइल। काइल किसको बोलते हैं? लेटरिन को। बड़ी आँत काइल निकालता है, यानी लेटरिन। बड़ी आँत से क्या निकलता है? लेटरिन निकलता है, अपचा भोजन। तो यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन।
और उत्सर्जन में भाग लेने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। अच्छा, त्वचा क्या है? उत्सर्जन तंत्र है ना। त्वचा से हमारा क्या निकलता है? पसीना निकलता है, नमक निकलता है, सीबम निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। फेफड़ा से बलगम निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यकृत से अमोनिया यूरिया निकलता है। किडनी से यूरिया पेशाब के रूप में निकलता है। बड़ी आंत से लेट्रिन निकलता है। क्या निकलता है? लेट्रिन निकलता है। चलो यहाँ देखो, किडनी देखो, किडनी के बारे में पूछता है कि वृक्क के बारे में बताइए, किडनी का काम बताइए, किडनी का फिगर बनाइए। स्वच्छिद्र किडनी का वर्णन करें, स्वच्छिद्र वृक्क का वर्णन करें, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। कहेगा नेफ्रॉन का चित्र बनाए तो यहाँ आएगा, ध्यान से। हमारे शरीर में 2 किडनी पाए जाते हैं। कितनी किडनी पाए जाते हैं? 2 किडनी। किडनी ये क्या हाँ होते हैं? ये जो हमारे पीछे में होता है, कहाँ होता है? गुद्दा यानी हाँ पीछे होता है। किडनी कहाँ होता है? पीछे होता है। और किडनी की संख्या क्या होती है? 2 होती है। किडनी की संख्या, किडनी का काम क्या है? कहेगा किडनी कितने हमारे शरीर में किडनी कितने होता है? किडनी का काम क्या है? तो किडनी का काम क्या है अभी बताए? क्या हुआ? किडनी का काम क्या है? रक्त को छानना, ठीक है, और पेशाब का निर्माण करना। अगर जिसका किडनी खराब है, पेशाब बनबे नहीं करेगा, पानी पिएगा वैसे को वैसे ढनान बोलते हैं। अच्छा, कभी गौर किए ढेर पानी पी लेना और सोने के बाद इधर से उल्टना, ढनान बोलता है कि बोलता है नहीं बोलता है। बोलोगे ना तो बोलेगा। हमको हुआ है कभी पानी ढेर पी लेते हैं ना, ऐसे पड़ते हैं ढना, हम जान करके ऐसे डलाते हैं, है ना। तो पेशाब का निर्माण करना, जहर को बाहर करना। किडनी का काम क्या है? जहर को बाहर करना। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। और एक किडनी का भार 140 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 140 ग्राम। एक किडनी में आदमी जी सकता है, ठीक है, एक किडनी में आदमी फिर भी जी सकता है। एक किडनी में आदमी कम से कम 4 के 5 साल, ज़्यादा नहीं जिएगा। इधर गया। एक किडनी में लगभग आदमी कितना साल? लगभग 5 साल तक जीता है, ठीक है। और किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी में कितने लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और किडनी वृक्क के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का काम क्या है बोलो तो? किडनी का काम क्या है? रक्त को, खून को छानना, पेशाब का निर्माण करना, है ना। किडनी की संख्या 2। किडनी का भार 140, एक किडनी का भार 140 ग्राम। किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। वृक्क, है ना। किडनी के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अगर समझ में कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो, किडनी में 2 प्रकार का सीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2 प्रकार का नस पाया जाता है, ठीक है। एक ठो सीरा बोलते हैं, एक ठो क्या बोलते हैं? सीरा। एक ठो क्या बोलते हैं? धमनी। एक ठो क्या बोलते हैं? धमनी। सीरा का कलर क्या होता है? नीला होता है, नीला या हरा होता है, नीला या हरा। आप लोग ऐसे नस को करना, है ना। ये जो हरी वाली जो नस जा रही है, दिखाई दे रहा है, वो हरी वाली नस को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरा। और लाल वाली जो रस जो होती है, अंदर में जो दबी नस है ना, जो अंदर में जो हरी नस जो बाहर में दिखाई देती है, उसको सीरा कहते हैं। और अंदर में जो हई वाला जो नस है, ऊपर में उभरा हुआ, ऐसे करोगे उभरेगा, उस नस को क्या कहते हैं? बाहर वाली नस को मोटा वाला होता है, मजबूत होता है, उसको कहते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। धमनी में ऐसे हाथ दोगे ना गौर से, धक 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 बोलता है। क्या बोलता है? धक धक। तो 24 हमारा, है ना, 1 घंटा में 1 मिनट में हमारा धड़कन 72 बार है ना। 1 मिनट में हमारा धड़कन 72 बार धड़कता है ना। 1 मिनट में हाँ 1 मिनट में भुला देते हैं कभी, क्या करोगे, बहुत पढ़ाना पड़ता है। 1 मिनट में हमारा दिल का धड़कन कितने बार धड़कता है? 72 बार। इसको यहाँ पर ऐसे रखना, 1 मिनट ऐसे करके देखना, गिन लेना, 1 2 3 ऐसे गिन लेना। यहाँ पर रहता है, धड़कता है ना रे, ना धड़कता है? हाँ दिए। अब बहुत दिन क्या करते हैं कि गाँवों घरों में क्या करते हैं कि जो चालाक लड़की है तो ना, चालाक लड़की या चालाक लड़का, वो की करते कि
सीरा काटी ले तो ना सीरा काटी ले जे उ सोचे सीरा काटबा ना बची जब जे बेसी काटे जे ओकर धमनिए उड़ा दिए कि में धमनी काटी दिए। धमनी अगर कट गया तो जल्दी जुड़ेगा नहीं, धमनी अगर कट गया जल्दी जुड़ेगा नहीं, वो मर जाएगा। जिसका सीरा कट जाता है तो वो बच जाता है। ठीक है, पढ़ लो लिख लो लड़की की कर तो जानी गए सीरा काटी ले तो मम्मी गए मरी गए है ना काटी ले तो वो तो जाना जे बची डरावे ला जे पढ़ लिख लो ना जो की आ हमरा अब तोरे तू सब जानी गला के जे नोटंगी करे छे बची जेबे करते छोड़ी दे कोई दिक्कत नहीं। देखिए धमनी बेसी बोले रुक धमनिए काटी दे छो धमनी है उगलो दिखाई दे छो ई अगर कटी गेलो ना ई तो मरी जेबे कोई ना बचे कोई ना बचे है ऊपर करो कटी दी छे है ना कचकचा भी है काटी दी बेसी जे नाटक करतो कि हम हाथ काटी रुक कचकचा भी यहाँ काटी दी है नहीं लगा वो सब छे ना रंग का काटी दी बगलिस कने से है बगलिस रंग काटी दी एक रास कटलस थोड़ी मारतो है सीरा कटने से नहीं मरता है। धमनी कहां देखेला ये के सीरा छे हरा हरा दिखाई नहीं दे दिखाई दे का इसको क्या बोलते हैं सीरा हरा हरा दिखाई दे रहा है सीरा बोलता है। और ये दिखाई दे रहा है मटका मटका धमनी है ये धमनी इसको ही काट देना इसको ही आया समझ में। तो धमनी में कैसा धमनी में लाल रक्त बहता है धमनी में क्या बहता है खून बहता है। हाँ काटी दियो सीरा में भी खून बहता है। अच्छा ठीक है चलो हमारे शरीर में क्या प्रकार के नस पाए जाते हैं दो है ना एक ठो सीरा एक ठो धमनी। ठीक है धमनी मोटका होता है धमनी कैसा होता है अगर पूछ लेगा कि धमनी और सीरा में क्या अंतर कहना कि धमनी जो है धमनी जो ऊपरी भाग में उभरा रहता है और सीरा निचली भाग में धंसा रहता है। नहीं रे कौन है रे ऊपरी भाग में तो ऊपर रहता है हरा हरा कौन रहता है ऊपर रहता है ना। चलो देखो आप जान गए। चलो धमनी और सीरा के बारे में जानते हैं। धमनी यह एक प्रकार का क्या है लाल रक्त नलिका है। लाल रक्त नलिका क्यों है क्योंकि इससे क्या होता है धमनी में क्या जाता है ब्लड जाता है जिसके अंदर शुद्ध रक्त जाता है। धमनी में कौन सा रक्त जाता है शुद्ध रक्त। धमनी में कौन रक्त जाता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जहाँ होगा तो वहाँ क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन होगा। शुद्ध रक्त अगर जाएगा देखो धमनी लाल रंग का रक्त होता है। कैसा होता है लाल रंग उससे रक्त बहता है धमनी में क्या होता है लाल रक्त बहता है और जिसके कारण उसमें क्या होता है कैसा हवा जाता है शुद्ध रक्त। कैसा उस धमनी में कैसा रक्त जाता है कैसा खून जाता है शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त में कौन होता है क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है शुद्ध है तो ऑक्सीजन का धमनियों का कार्य होता है कि हृदय से धमनी का कार्यक्रम क्या है हृदय से हृदय मतलब दिल से शुद्ध रक्त को सूते तकिया दे लो तो ध्यान सुनो धमनी में कैसा रक्त बहता है लाल रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है लाल रक्त RBC कैसा RBC लाल रक्त। और धमनी में कैसा रक्त बहता है शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त शुद्ध रक्त। और धमनियों का काम क्या है कि हृदय धमनियों का काम क्या है हृदय यानी दिल से हृदय मतलब दिल से शुद्ध रक्त को कहाँ से दिल कहाँ है हमारा यहाँ दिल से शुद्ध रक्त को कहाँ से दिल से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाना। कहाँ से दिल से पूरा शरीर में शुद्ध रक्त को पहुँचाना दिल से पूरा शरीर में पहुँचाना। धमनी का काम क्या है कि दिल हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाना। ठीक है जाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना। धमनियों में प्रवाहित होने वाले ऑक्सीजन गैस होता है। कौन होता है धमनी में कैसा गैस पाया जाता है ऑक्सीजन। तो धमनी के बारे में जान गए। धमनी में रक्त बहता है कैसा रक्त लाल रक्त कणिका बहता है। धमनी में कैसा शुद्ध रक्त बहता है। धमनी का काम क्या है हृदय से है ना हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। और धमनी में ऑक्सीजन गैस का प्रभाव होता है। अगर और एक बात दोनों धमनी में अगर फुसफुस जुड़ गया पढ़ाई थे ना कल लिखाए थे ना उस दिन धमनी में फुसफुस जुड़ गया या पल्मनरी क्या बोलते हैं फुसफुस क्या बोलते हैं पल्मनरी। धमनी में अगर फुसफुस जुड़ गया फुसफुस नहीं रे फुफ्फुस जुड़ गया क्या जुड़ गया फुफ्फुस जुड़ गया तो उसमें अशुद्ध रक्त जाएगा। कौन रक्त जाएगा देखो धमनी में अगर फुसफुस जुड़ जाता है फुसफुस मतलब फुफ्फुस जुड़ जाता है तो उसमें कौन रक्त बहेगा अशुद्ध रक्त। सब उसका उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाए। जैसे फुफ्फुस जुड़ा उसको क्या कहेंगे
अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस जुड़ेगा तो अशुद्ध रक्त। चलो अब ध्यान दो, अब शिरा दूसरा क्या है, दो ही प्रकार का नस है ना, धमनी पड़ गया, धमनी में कौन रक्त बहता है बोलो तो, कौन रक्त, खराब की अच्छा, शुद्ध की अशुद्ध, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी का काम क्या है, रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना। धमनी का काम क्या है, रक्त को यानी खून को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना। धमनी में कौन गैस टहलता है, प्रभावित होता है, ऑक्सीजन गैस। कौन गैस, ऑक्सीजन गैस। और धमनी में अगर फुफ्फुस जुड़ गया तो कौन सा रक्त जाएगा, अशुद्ध रक्त। अब दूसरा नस का नाम क्या है, शिरा। शिरा एक प्रकार का रक्त वाहिनी है, इसमें भी रक्त बहता है। रक्त वाहिनी का मतलब क्या, शिरा में भी क्या होता है, रक्त बहता है। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त। धमनी में ऑक्सीजन गैस, शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड। और धमनी हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाता है, और शिरा क्या करेगा, पूरे शरीर से कदा पहुंचे दो, हृदय में। उसका उल्टा करो न रे। शिरा में रक्त वाहिनी, शिरा में भी खून दौड़ता है। कैसा खून दौड़ता है, अशुद्ध खून। इसमें बहने वाली रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और शिरा का काम क्या है, ये पूरे शरीर का रक्त हृदय तक पहुंचाना। धमनी का काम क्या है, हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना। अगर शिरा में फुसफुस यानी फुफ्फुस जुड़ गया, यानी पल्मनरी जुड़ गया, तो उसमें कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त। धमनी में फुफ्फुस जुड़ेगा तो अशुद्ध रक्त, शिरा में फुफ्फुस जुड़ेगा तो कौन रक्त, शुद्ध रक्त। समझ में आ रहा है कि नहीं, धमनी और शिरा में आप लोग अंतर समझ गए। अब आता है रक्तचाप, रक्तदाब, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। आप लोगों को ब्लड प्रेशर जांचने के लिए बताते हैं। रक्तदाब, रक्तचाप या रक्तदाब, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर। शरीर में रक्त के प्रभाव के कारण नसों के दीवारों में पड़ने वाली दाब को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। शरीर में जो क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है ना, रक्त के प्रभाव के दर को, है ना, पड़ने वाले दबाव, प्रभाव के दबाव पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। 180 के पिकअप में ब्लड प्रेशर जाता है और 80 के पिकअप में आता है। ब्लड प्रेशर कतक पिकअप में जैसे 180 के पिकअप में जाए छे और 80 के पिकअप में आवे छे, तो 80 नहीं 120 होता है, गलती बोल रहे हैं। 120 के पिकअप में जाता है और 80 के पिकअप में आता है। तो 120 के पिकअप में आना और 80 के पिकअप में जाना, ये क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। तो अब ब्लड प्रेशर आप लोग कैसे जानोगे, ध्यान देना। अगर 180 के पिकअप में जा रहा है, 180 अगर उसका 180 करें 120 के पिकअप में जा रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक है ना, नॉर्मल है। क्या बोलते हो, नॉर्मल है। और 80 के पिकअप से आ रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर 120 से थोड़ा बढ़ गया, 120 से थोड़ा बढ़ गया, है ना, उसका ब्लड प्रेशर क्या कहेगा, हाई कह देगा, कहीं ब्लड प्रेशर हाई भए गेलो की है गेलो ब्लड प्रेशर। 120 के पिकअप रहे कहे छे कि 120/80 रहे छे ना, तो कहे छे कर 80, हाँ 120 अगर 80 रहता है तो कहता है कि एक ब्लड प्रेशर की छो, ठीक छो, नॉर्मल छो। अगन प्रकुर्जुन दाब 120 और अनुसूथिलन दाब कम, यानी 180 के पिकअप में स्पीड और इधर से आना 80 पिकअप में। ओह 180 बेर बोल देते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रक्तचापी या स्पाइगोनोमेनोमीटर। जब ब्लड प्रेशर जे रंग के नापे जे रंग के लगा के, है ना, एकरा की कहे छै, रक्तचाप मापी या स्पाइगनोमेनोमीटर, स्पाइगनोमेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर जांच करने वाले मशीन को क्या कहते हैं, रक्तचाप मापी, है ना। देखो आप बताए कि जब बीपी, देखो शॉर्ट में लिखता है ना बीपी, कहते हैं हमारे बीपी जांच करी रहता है। बीपी मतलब ब्लड, बी से ब्लड, पी से प्रेशर। जब बीपी बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन। आदमी तलमेढ़ावे लागे छे, की लागे छे, हाइपरटेंशन। जब
बीपी बढ़ जाता है उसको क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। इस स्थिति में बीपी कितना हो जाता है? 140 के स्पीड बच जाता है और 90 के स्पीड से आता है। तो बोलो ब्लड प्रेशर हाई हुआ कि कम हुआ? हाई हुआ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। 140 के ऊपर और 90 के स्पीड से। हम तो नॉर्मल क्या होता है 120 से जाना और 80 के पिकअप से आना, और 100 अगर 40 जा रहा है और 90 आ रहा है तो क्या हो गया? हाई ब्लड प्रेशर। बढ़ लो कि घट लो? अब तू सब चेक करी लो भाई कि हाँ मशीन रहे तो देख ही लिया है। ठीक है, आप ध्यान समझो। अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ी तो ओकरा की कहै छै? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन है जैसे कौन टेंशन है जैसे हाइपर टेंशन। आदमी उल्टी पुल्टी गिर। देख ब्लड प्रेशर पिकअप हुआ ओकरो में दिक्कत, ब्लड प्रेशर कम हुआ ओकरो में दिक्कत। बुढ़िया सब बुढ़वा सब बोले छै कि हमर ब्लड प्रेशर घटी जाइ छै कखनी बढ़ी जाइ छै। जकरा हाई है छै ओकरो दिक्कत, जकर कम है छै ओकरो दिक्कत। नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120/80 है ना। जब बीपी घट जाता है जिसको कहते हैं हाइपोटेंशन। बीपी बढ़ जाता था हाइपर टेंशन, बीपी कम हो जाता था हाइपोटेंशन कहते हैं। इस बीपी में जो है क्या होता है कि 90 के पिकअप में रहता है। 90, अब बताओ 100 पिकअप से कम हुआ, 120 से कम हुआ, 90 के पिकअप में गया है ना, 60 के पिकअप में आ रहा है। तो बोलो दोनों लो हो गया है ना, दोनों लो हुआ ना। 120 से कम हुआ 90 और 80 से कम हो गया 60। तो लो हुआ कि हाई हुआ? लो। तो इसी को क्या कहते हैं? लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। जो चीज लगे गया ब्लड प्रेशर मशीन में देखिए जखनी लगे तो ना मशीन भूक हेने लगावे छै और डॉक्टर कहे छै एक बार पहले पूरा चपी दे छै, फिर छोड़ी दे छै, फिर छोड़े छै, तब देखिए घंटी कहते हैं जैसे सुइया कहते रहे छै। तब अगर 120 से ऊपर में रहतो तो कहिए ई तो हमहूँ बता देवे, देखो ना ब्लड प्रेशर बढ़ी गया। किसी का आप बता देवे क्या? हाँ ले आओ डॉक्टरी जाने के लगे आर के चाहिए तोरा से डॉक्टरी सिखा दिलियो। ये है आप लोगों का दिल। कौन लोगों का दिल? आप लोगों का दिल है। ये है दिल। हाय रे मेरा दिल है ना। ऐसा करो, दिल चैप्टर जो है दूसरा दिन पढ़ेंगे है ना। दिल के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे अगला दिन। ये किन लोगों का दिल है? ये हम लोगों का दिल है। ये किन लोगों का दिल है थोड़ा सा बताओ तो, है ना। ये लव स्टोरी वाला दिल है। कौन दिल है? ये लव स्टोरी वाला दिल है।